हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और दोस्तों मैं सुनील। आज हम बात करेंगे चौहान जो है, यानी चौहानों की उत्पत्ति के बारे में। और जो आपके चौहान जो है उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उनका विस्तार कहाँ से हुआ और उनका अधिवासन कहाँ से हुआ, इस विषय में बात करेंगे। और यह ना केवल राजस्थान के इतिहास के लिए बल्कि भारतीय जो इतिहास है उसके हिसाब से भी आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों इस पे बात करते हैं। और हम जानते हैं कि जो आपके चौहान, जिसमें आप जानते हो कि सबसे महत्वपूर्ण जो चौहानों की बात आती है तो वहां पे आपके सामने एक व्यक्ति का नाम आता है और वो आता है आपका पृथ्वीराज चौहान। इसके अलावा हमने जो बात की थी कि राजपूत प्रतिरोध की बात की थी, तब हमने ये भी जाना था कि कानड़देव जो था, जालोर का शासन, जो शासक जो था कानड़देव, उसकी भी महत्वपूर्ण बातें हमने जानी थी। तो अब दोस्तों चलिए इसमें हम जानते हैं, पहले हम चौहान जो है उसकी उत्पत्ति और देन उसका अधिवास यानी कहाँ पे वो निवास करते थे, मूल स्थान उनका क्या था, इस लेक्चर के अंदर हम ये चीज जानेंगे। दोस्तों देखिए, चौहानों का जो कालक्रम है वो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो वो आपका 8वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास तक आता है। चौहान जो है उसके विषय में हमें ये जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों कि जिस चौहानों की बात कर रहे हैं वो पहले आपके चौहान नहीं कहलाते थे। यानी उनका प्रारंभिक जो नाम था वो क्या था, चाहेमान था। प्रारंभिक जो नाम था वो कहा क्या था, आपका चाहेमान था। तो जिन चौहानों की हम बात कर रहे हैं उन चौहानों का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था, आपका चाहेमान था। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो चाहेमान जो शब्द है वो आपका सबसे पहले कहां पे मिलता है, इसका उल्लेख जो है वो आपका जयानक होता है, जयानक। और जयानक की एक पुस्तक होती है दोस्तों, पृथ्वीराज विजय। यानी जिस पृथ्वीराज रासो की बात कर रहे हैं, चंद्र बरदाई की, उस चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो जो है वो तो हमें बाद में मिलता है, जिसमें पृथ्वीराज जो है उसकी 1191 और 1192 की जो घटनाएं होती है, यानी तराइन का जो युद्ध होता है, वॉर ऑफ तराइन जो होता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अगर बात करें साहब, तो इस चौहान जो वंश है, इस चौहान को सबसे पहले चाहमान के नाम से जाना जाता था। और ये जो चाहमान थे, इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे होता है, आपकी पृथ्वीराज विजय की जो पुस्तक है, पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है आपकी जयानिक की, उसके अंदर होता है। अब दोस्तों इसके मूल अर्थ जो चाहमान की हमने बात की, उस चाहमान के अंदर आप चार शब्द देखेंगे। यानी उस चाहमान के अंदर जो है वो आपको चार शब्द दिखाई देंगे। पहला चा, फिर है, फिर माँ, फिर नय। तो इनका अलग अलग आपका क्या है, अर्थ है। यानी चाहेमान जो है उसका अलग अलग अर्थ है। अब क्या अर्थ है दोस्तों उसके मूल नाम का, वो हम देख लेते हैं। कि जैसे चा है, चा का मतलब होता है चाप। चा से हमें क्या मतलब मिलता है, चाप। यानी धनुर्विद्या, जो विद्या में जो आपका क्या था, निपुण राजा होते थे, उसका मतलब था चा। है का मतलब आपका क्या है कि है से मीन्स यानी हरि, जो ईश्वर में विश्वास रखे। और माँ का मतलब होता है मान, वो राजा जो अतिथि और शरणार्थियों को शरण देता है, यानी उनका मान रखता है। और नए से होता है नीति, वह शासक जो नीति और योजना के सिद्धांत बना के आपका काम करता है, शासन करता है। उस प्रकार का जो व्यक्ति होगा वो आपका क्या होगा, चाहेमान होगा। यानी कहने का मतलब जो चौहान थे या चाहेमान थे, वो क्या करते थे आपका, वो धनुर्विद्या और शास्त्रों में भी निपुण थे, ज्ञानी भी थे। इसके साथ साथ वो ईश्वर में विश्वास रखते थे। वो अपने पास किसी व्यक्ति के आए हुए व्यक्ति जो है उसके अतिथि और शरणार्थी जो है उसको प्राप्त आपका सम्मान देते थे। और नए मीन्स नीति बना के, नीति के आधार पे चलने वाले होते थे। तो ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखे, अतिथियों का सम्मान करे, धनुर्विद्या में निपुण हो, आपके शास्त्रों में निपुण हो और नीति के आधार पे जो काम करने वाला व्यक्ति हो, वो इस प्रकार का जो व्यक्ति था वो आपका क्या कहलाया था, चाहेमान। और यही जो चाहेमान है वो बाद में आपको बदल के क्या हो गया था, चौहान हो गया था। तो आपके आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। चाहेमान जो थे वो कौन थे पहले, चौहान जो थे उनका नाम चाहेमान था। और इसका पहला उल्लेख हमें पृथ्वीराज विजय जो पुस्तक है जयानिक की, उसमें मिलता है। और ये चार शब्द जो है इनका क्या क्या अर्थ है, तो ये सब आपने मूल नाम के शब्द में या चाहेमान शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने थोड़ा सा जानने का प्रयास यहाँ पे किया है।
अब देखिए दोस्तों, जो चाहेमान नाम है वो क्या बताता है? चाहेमान जो नाम है वो हमें ये बताता है कि जिन सात चौहानों की हम बात कर रहे हैं, जिन चौहानों की हम बात कर रहे हैं, उन चौहानों का आदि पुरुष कौन था? चाहेमान था। उन चौहानों का आदि पुरुष जो है वो किसको माना गया था? चाहेमान नाम का कोई व्यक्ति था और जिसके ऊपर ही इसका जो नाम है वो क्या पड़ा था? चौहान पड़ा था। तो इनका आदि पुरुष जो है, इनका आदि पुरुष जो है दोस्तों वो आपका कौन होगा? चाहेमान होगा। और ये जो चाहेमान है, इसी से इसका आपका कौन सी शाखा निकली थी या कौन से वंश का विकास हुआ था? तो वो चौहानों का विकास हुआ था। और ये कहा जाता है कि चाहेमान जो था उसी के भुजबल से आपके चौहान जो है उनकी उत्पत्ति हुई थी। चाहेमान के शब्द में चाहेमान जो है ये चाहे प्लस में मान। तो दोस्तों इसके विषय में भी हमें इतिहास की पुस्तकें हैं, उसमें एक मत ये प्रचलित है कि इनके नाम जो था वो क्या था? चाहे, और इसके पीछे क्या जुड़ा हुआ था? मान जुड़ा हुआ था। और जहां आप देखेंगे कि दाम और मान जब लगा रहता है, दाम और मान जब लगा रहता है, तो ये नाम जो है वो किसके लगते थे? पहले किस वंश से लगते थे? प्राचीन काल की बात करें तो मौर्य वंश, यानी जिसको मौर्य वंश भी कहा जाता है कई बार। और वो मौर्य वंश नहीं था जो आपके प्राचीन भारत में अशोक काल का था। उसके अलावा एक मौर्य वंश था जिसको कई बार जो है मौर्य वंश भी कहा जाता है। उस मौर्य वंश के जो प्रवर्तक ही चाहेमान नाम से संबोधित किया जाता था। यानी मौर्य वंश जो था उसी से इस चाहेमान से आपका क्या बताया इतिहासकारों ने कि ये जो चौहान है वो पहले किससे रिलेट करते थे? आपके मौर्य वंश से रिलेट करते थे। और मौर्य वंश कहाँ पे था? चित्तौड़गढ़ के अंदर जो था मौर्य वंश या मौर्य वंश, उससे ये निकले हुए हैं। तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जिस चौहानों की हम बात कर रहे हैं, जिन चौहानों की हम बात कर रहे हैं और जिन चाहेमानों की हम बात कर रहे हैं, वो चाहेमान आपके क्या था? इस मौर्य वंश से रिलेट करते थे। और ये मौर्य वंश जो था वो कौन सा था? चित्तौड़गढ़ का था। तो यहां तक सब आपकी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। देन चाहेमान जो शब्द है उसकी उत्पत्ति के संबंध में कुछ और बातें हम देख लेते हैं कि चाहेमान जो है उसके विषय में हम कुछ और बातें देख लेते हैं। और वो और बातें आपकी क्या क्या है दोस्तों? देखिए कि चाहेमान जो है, उस चाहेमान के संबंध में हमें अजमेर के अंदर जो पाठशाल है सरस्वती कंठारण परिसर जो है वहां से विग्रह राज चतुर्थ यानी बीसल देव है, इस बीसल देव का एक शिलालेख मिलता है। यानी इसका स्थान कहाँ पे है? अजमेर। और अजमेर में भी कहाँ पे मिलता है? एक पाठशाला थी और उस पाठशाला का नाम क्या था? आपका सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण जो है यहां से मिलता है। और यहां से किसका मिलता है? विग्रह राज यानी विग्रह राज चतुर्थ यानी बीसल देव का एक क्या मिलता है? एक शिलालेख मिलता है। और जिसमें ये कही गई थी कि चौहान जो थे उनका मूल पुरुष चाहेमान था। और चौहानों के मूल पुरुष के विषय में यहाँ पे इस शिलालेख के अंदर चार बातें बताई गई थी। वो चार बातें कौन सी है एक एक करके देख लेते हैं। पहला तो इसमें ये डिफाइन किया गया था कि इनका जो आदि पुरुष था जिसका डिस्कस हमने पहले किया था वो कौन था दोस्तों? चाहेमान था। यानी बिसल देव या विग्रह राज चतुर्थ जो है उसके शिलालेख में जो आपके अजमेर से मिला है उसमें क्या बताया गया है कि चौहान जो थे उन चौहानों का आदि पुरुष कौन था? आपका चाहेमान नाम का व्यक्ति था। दूसरा इन्होंने ये बताया है कि ये आपका मालव वंश से उत्पन्न हुआ होता। जबकि हमने इससे पहले जो एक डिस्कस किया था कि चाहे मान शब्द से वो मौर्य वंश से था, जबकि यहाँ पे इस शिलालेख में इनको क्या बताया है? मालव वंश से संबंधित बताया है। और चौहान जो है उनको ये बताया गया है कि ये आपके साथ सूर्य वंश जो था उस सूर्य वंश के अंदर उत्पन्न हुए थे। उस सूर्य वंश जो है यानी इसका जो आपका इक्ष्वाकु वंश जो है, जो आपका राम और लक्ष्मण जो है उनसे रिलेट जो वंश है उस रघुकुल वंश से इनकी उत्पत्ति हुई है। और चौहान जो है उसके विषय में चौथी बात ये कही गई है कि राम के छोटे भाई कुश कुश जो था उस वंश से उत्पन्न हुआ है। तो इस विग्रह राज वाले जो आपका ये शिलालेख है इसमें चार बातें। पहला चाहमान जो उसको आदि पुरुष माना है। देन इसमें मालव वंश की बात की गई है। इसमें इक्ष्वाकु वंश जो है उसकी बात कही गई है। और इसमें आपके राम का छोटा भाई कुश जो है उससे उसके वंश से उत्पन्न होने की बात जो है वो कही गई है। तो इन दोनों इससे पहले वाली जो हमने देखा था
स्लाइड के अंदर, उससे और इससे एक चीज तो हमें बिल्कुल दोस्तों क्लियर हो गई है कि इनका आदि पुरुष जो था या जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है उसका वास्तविक नाम क्या था, जाहेमान था। उसका वास्तविक नाम जो था वो क्या था, जाहेमान था। अब देखिए दोस्तों, चौहानों की उत्पत्ति है, उस चौहानों की उत्पत्ति को लेके आपके कई तरह के जो सिद्धांत है, कई तरह की जो मान्यता है वो हमें दिखाई देती है। यानी जिस प्रकार से हमने राजपूतों की उत्पत्ति की बात की थी कि राजपूत जो है वो आपकी उत्पत्ति कोई विदेशी बताता है, कोई आपका देशी बताता है, कोई जो है वो अग्नि कुंड से उसकी उत्पत्ति बताता है, कोई जो है आपका इसका ईरानी बताता था, कोई जो है कहते हैं कि आप जो आपका शंकर जो है शंकर जाति से पैदा हुए थे। तो तमाम तरह के ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, तमाम तरह की अवधारणाएं जो है आती है। इसी तरह की अवधारणाएं जो यहाँ पे आती है, जैसे गुर्जर प्रतिहार में भी हमने देखा था, राजपूतों में भी देखा था, वैसा ही यहाँ पे चौहानों के समझ में आती है कि चौहान जो थे उसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अब अग्निकुंड वाला जो सिद्धांत है वो हमने कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। अग्निकुंड में क्या था कि गुरु वशिष्ठ जो थे उन्होंने अग्निकुंड जो एक यज्ञ किया और इस यज्ञ में 4 आपके योद्धा हुए थे और उन्हीं में से एक था चौहान। इस अग्निकुंड वाला जो सिद्धांत है इसके विषय में कौन कौन हमें जानकारी देता है, तो अग्निकुंड वाले सिद्धांत में जिस प्रकार आपका पृथ्वीराज रासो जो है वो एक मुख्य है, दैनिक हुणत नैणसी ख्यात है ये इसका, और सूर्यमंडल मिश्रण जो है वो इस सिद्धांत को बताते हैं कि चौहानों की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो आपकी किससे हुई है, अग्निकुंड या अग्निकुल जो है उससे हुई है। अब इस सिद्धांत को कुछ लोग नहीं मानते और वो कहते हैं कि ये साब इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो आपके सूर्यवंश से हुई है। इसमें पृथ्वीराज विजय है, आपका जो जयनक का है, हमीर महाकाव्य है, हमीर रासो है, सुरजन चरित है, कानड़ दे प्रबंध है आपका, और चौहान प्रस्तुति बेदला शिलालेख जो है ये बताते हैं। इसके अलावा गौरी शंकर हीरानंद ओझा जो है इन्हें ये बताते हैं कि ये सूर्यवंशी थे आपके, यानी ये सूर्य कुल से उत्पन्न हुए थे, और ये कहते हैं कि गोत्राचार में इन्हें चंद्रवंशी भी कहा गया। यानी कई जगह इनको, ज्यादातर इनको क्या माना गया है, सूर्यवंशी, और देन एक जगह इनको चंद्रवंशी भी माना गया है। अब तीसरा जो सिद्धांत आता है वो कहता है कि ये इंद्र के वंशज थे, यानी रायपाल का शेवाड़ी जो अभिलेख है इसमें ये कहा गया है साहब कि ये इंद्र के वंशज थे। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों की विदेशी मत थे। अब इसमें से ज्यादातर वो ही इतिहासकार मिलेंगे जो आपके बाहरी थे। उन्होंने कहा कि भारत के जो आपके चौहान थे, जो महान राजा हुए थे, वो सब विदेशी थे। इसमें डॉक्टर जो आपका है भंडारकर है एक व्यक्ति जो भारत का है, बाकी सब बाहर के। वो कहता है कि ये खंजर जो जाती थी इससे उत्पत्ति इनकी हुई है। सक्सीतियन वाली जो बात कहता है वो कर्नल जेम्स टोड कहता है, वी ए स्मिथ कहता है, क्रुक कहता है, ये सब जो क्या कहते हैं कि आपकी विदेशी थे, विदेशी लोगों से इनकी उत्पत्ति आपकी हुई है। अब कुछ जो लोग हैं वो कहते हैं ब्राह्मणीय थे, यानी ब्राह्मण वंश से। इसमें डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कायम खाराजो, बिजोलिया जो शिलालेख है जिसमें ये कहा गया था कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति इनकी हुई है, और चंद्रावती जो लेख है इसमें ये साहब इनको क्या माना गया है, आपका ब्राह्मणवंशी स्वीकार किया गया है। तो ये कुछ जो सिद्धांत थे चौहानों के संबंध में वो हमने डिस्कशन की है। आगे और देखते हैं इनकी उत्पत्ति के विषय में। दोस्तों देखिए, इनको चंद्रवंशी जो है वो कहाँ पे कहा गया है, झांसी का जो अभिलेख है, सिरोही राज्य का जो देवड़ाओं का राज्य द्वारा स्थापित करने वाला राव लुम्बा जो है, इस राव लुम्बा काबू पर अंचलेश्वर मंदिर का जो लेख है 1320 में, इसमें चौहानों को क्या कहा गया है, चंद्रवंशी बताया गया है। हमीर महाकाव्य में पुष्कर कमल में ब्रह्मा जी के सूर्यमंडल से एक दिव्य वीर पुरुष यानी चाहमान चौहान की उत्पत्ति हुई, और चौहान राजा सोमेश्वर के वीर पुरुष जो है वो चौहान की उत्पत्ति हुई। तो ये सब बातें जो है वो कहाँ पे बताई जाती है, आपकी हमीर महाकाव्य के अंदर बताई जाती है। नेक्स्ट देखिए साहब इसमें कि नेक्स्ट की बात करें, अगर हम नेक्स्ट की बात करें साहब, तो हम देखेंगे कि वीर पुरुष चाहमान की जो उत्पत्ति है वो आपकी चौहान राजा सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख से होती है। और बिजोलिया जो अभिलेख है वो क्या है, आपका इंपोर्टेंट है। ये आपका कब मिला था, ये 1170 का है बिजोलिया अभिलेख। और जालोर ये बिजोलिया जो अभिलेख है इसमें ये कहा गया था कि आपके जो सोमेश्वर के राजा सोमेश्वर के बिजोलिया अभिलेख में चौहान जो है उसकी उत्पत्ति किससे हुई थी,
चहमान नामक व्यक्ति से हुई थी, ये बिजोलिया अभिलेख आपको बताता है। और इसमें दूसरा जो है कि राजा चांचीक देव की सुंडा पर्वत मंदिर जो लेख है, इसमें ये कहा गया है कि चहमान का वत्स से संबंध भी इसमें बताया गया है। तो ये कुछ बातें जो है दोस्तों इनके उत्पत्ति के संबंध में हमने की है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि अगर मैं बात करूं कि इनका मूल स्थान कहाँ है, तो आप देखेंगे ये मूल स्थान जो है वो ज्यादातर पुस्तकों में आपको ये मिलेगा कि मूल स्थान जो है इनका चौहानों का वो आपका साहब कहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया है आपका सांबर यानी शाकंभरी जो है उसको मूल स्थान माना गया है। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक में जो है उसके कई स्थान बताए गए हैं। हालांकि बाद में जाके डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि इसका जो प्रमाणिक स्थान है वो कहीं ना कहीं सांबर या शाकंभरी है, जो इनकी एक जो परंपरागत शाखा थी या प्रारंभिक जो शाखा है चौहानों की, जो आपके शाकंभरी या सांबर के चौहानों की शाखा चलती है, उसके पहले कुछ ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं दोस्तों जिनके आधार पे कह सकते हैं हम कि चौहान जो थे उनका मूल स्थान साहब कहाँ पे था। उनका मूल स्थान जो है सांबर और शाकंभरी के अलावा भी हो सकता है। तो इसके मूल स्थानों को लेके आपके पास में 3 तरह के सिद्धांत आते हैं। यानी इसके विषय में क्या आते हैं कि इनका मूल स्थान जो था वो कहाँ था, चित्तौड़गढ़। और दूसरा जो सिद्धांत है वो कहते हैं कि भड़ोच था, यानी गुजरात के अंदर था। तीसरा जो सिद्धांत है वो कहते हैं कि सपाल दक्ष था, या जिसको 1.25 लाख जनसंख्या वाला जो क्षेत्र था सपाल दक्ष वो था, या छतरपुर जो था वो था। तो दोस्तों कह सकते हैं कि इसमें 3 सिद्धांत आपके आते हैं। और ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है वो इस प्रकार है। ये जो है वो आपका चौहानों का जो है पूरा का पूरा, जिसमें चौहान साम्राज्य है। और देन इसी समय एक अन्य साम्राज्य जो था वो काफी बड़ा था, और वो था गाढ़वाल साम्राज्य। ये यहाँ पे परमार है, ये यहाँ पे जो है ये आपका परमार वालों का हिस्सा है। इधर गोरी है, गजनी है, ये इनके आसपास जो है इसी कालक्रम में आपका चल रहा था। तो इनके उत्पत्ति के संबंध में, इनके स्थान की उत्पत्ति के संबंध में आज साफ जानने का प्रयास करते हैं कि इनका मूल स्थान जो आपका चित्तौड़गढ़ था, या मूल स्थान भड़ोच गुजरात था, या मूल स्थान इनका चित्रपुर था। तो कौन सा इनका मूल स्थान था? पहले साहब बात करेंगे मूल स्थान चित्तौड़गढ़ की। तो मूल स्थान चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ के अंदर एक आपका राजा हुआ था जिसका नाम था मानमोरी। मानमोरी जो था, ये मानमोरी का एक शिलालेख मिलता है दोस्तों 713 ईस्वी। किसका शिलालेख मिलता है? मानमोरी राजा जो था, इस राजा का चित्तौड़गढ़ जो है यहाँ से ये राजा था, और इसका 713 ईस्वी का एक शिलालेख मिलता है। और इस शिलालेख जो है, इस शिलालेख के अंदर जो वंशावली दी गई है जिसमें महेश्वर दास है, आपका भीम दास है, ये नाम आते हैं। और जो चौहान शासक के भरतवर्ध द्वितीय के पूर्व पुरुष भी थे। यानी ये जो महेश्वर दास और भीम दास की बात कर रहे हैं वो किसके पुरुष थे? जो प्रारंभिक जो पुरुष थे वो किसके थे? ये चौहान शासक था भरतवर्ध। तो इसी तरह से अगर देखें तो चित्तौड़ के वे शासक प्रविष्टि वंश के थे, जो चहमान भी पहले इसी वंश से आते थे। यानी चित्तौड़ के अंदर जो आपके शासक थे वो त्रवष्टि वंश से रिलेट करते थे, और इधर चौहान जो आते थे वो भी पहले त्रवष्टि वंश से रिलेट करते थे। तो इसलिए इन दोनों को क्या किया गया, साम्यता जो है आपकी दर्शाई गई। यानी 713 का जो मानमोरी अभिलेख है उसमें कुछ ऐसी बातें हमें बताई गई जिसके आधार पे हम ये मान सकते हैं कि इन मानमोरी के राजा और आपके जो चौहान राजा है उसमें कुछ समानताएं आपकी दिखाई देती है, कुछ सिमिलरिटी हमें दिखाई देती है। और इसी सिमिलरिटी के आधार पे हम कह सकते हैं साहब कि ये जो आपके चौहान थे इनका उत्पत्ति स्थान जो था वो कहाँ पे था? चित्तौड़गढ़ में था। इनका उत्पत्ति स्थान जो था साहब वो कहाँ पे था? चित्तौड़गढ़ में था। अब दोस्तों ये कहा गया है कि जो आपके चौहान और मौर्य वंश जो है उसकी वंशावलियों के नाम है, या उनका जो नाम है राजाओं का वो ही समान नहीं है, बल्कि उनके बीच में कुछ ऐसी चीजें हमें दिखाई देता है जिनके बारे में हम कह सकते हैं, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि चाहमान जो है वो शब्द, ये चाहमान, इसमें मान और दाम जो था, इसमें मान और दाम जो था वो कौन लगाते थे? आप ये
मौर्य वंश लगाते थे, मौर्य वंश के शासक यूज करते थे, वो कहाँ से थे? चित्तौड़गढ़ के। तो इस शब्द से भी हमें कहीं ना कहीं, और ये सारी जो त्रवष्टि वंश है, इससे भी एक दूसरे से समानता मिलती है। इसके साथ साथ महेश्वर और भीमदास जो है वो इसके आपके भरतवर्ष जो था इसके पूर्वज थे। तो ये कहीं ना कहीं तीन चीजें अगर हम इसको आपस में रिलेट करें, तो ये हमारे सामने जो सिद्धांत, एक चीज जो निकल के आती है वो निकल के आती है साहब, कि ये जो आपके चित्तौड़गढ़ से भी हो सकते हैं, इनका उत्पत्ति जो स्थान स्थान है, या इनको जो प्रारंभिक जो स्थान है वो साहब कहाँ हो सकता है? चित्तौड़गढ़ भी हो सकता है। तो ये मूल स्थान चित्तौड़गढ़ को मानने के पीछे ये सारे जो रीजन है वो थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इनके भड़ोच के बारे में बातें कहां से चली। यानी भड़ोच जो है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो आपका मानमो जो आपका चित्तौड़ मानने के पीछे किस शिलालेख के द्वारा हमें जानकारी मिलती है और वो किसका था। तो दोस्तों देखिए, उस शिलालेख के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वो मिलती है 713 के अंदर। जो मानमोरी शिलालेख है, उस मानमोरी शिलालेख का बारे में हमें या उसमें बताया गया है कि ये आपका चित्तौड़ से बिलोंग करते थे, त्रौष्टी वंश से बिलोंग करते थे। तो इस प्रकार की कुछ बातें जो समानता मिलती है वो मानमोरी बताता है। अब यहाँ पे भी बड़ोच की बातें भी है, वो भी आपका एक शिलालेख आता है, वो आता है 756 का। 756 का एक शिलालेख है, उसमें आपके चौहानों की 6 पीढ़ियों के नाम दिए गए हैं, और जिसमें भरतवर्ष जो है वो सबसे अंतिम माना गया है, यानी 1 से लेकर 6 तक दिए गए हैं, जिसमें भरतवर्ष जो है वो आपका सबसे अंतिम शासक माना गया है। और इस भरतवर्ष द्वितीय यानी नागावलोक का सामंत माना गया। यानी दोस्तों, इस भरतवर्ष को क्या किया गया है कि द्वितीय नागालोक जो था आपका, उस द्वितीय नागालोक का यानी नागभट्ट द्वितीय का आपका क्या किया गया था? इसको सामंत माना गया था। और ये सब जो बातें हैं ये बताती है हमें 7वीं ईस्वी की। अब भड़ोच के चाहमान प्रतिहारों के सामंत थे, और उनकी भड़ोच में स्थिति जो है 606 ईस्वी के आसपास शासक के रूप में थी। यानी ये बड़ौत से इनका रिलेट जो है वो कौन करता है? इनका एक अभिलेख है 756 का, वो बताता है साहब कि नागभट्ट द्वितीय जब आपका शासक बना था गुर्जर प्रतिहार का, तो उस टाइम एक व्यक्ति था चौहानों का, और वो व्यक्ति जो था वो उसका क्या था? वो जो व्यक्ति था वो उसका सामंत था, यानी वो राजा था राज प्रतिहार, और उसके सामंत के रूप में साहब कौन काम कर रहे थे वहां पे? चौहान कर रहे थे। और उस चौहान शासक का नाम जो था वो आपका था भरतवर्ष। भरत वर्द और भरतवर्ष जो है वो इस शिलालेख के अनुसार जो 6 राजा थे उसमें सबसे लास्ट का राजा था। तो इस प्रकार से जो प्रतिहार है उसके सामंत के रूप में काम करने का एक साक्ष्य जो है वो हमें इस शिलालेख 765 वाले से 756 वाले से मिलता है। और उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं साहब कि ये कहीं ना कहीं जो है आपके जो चौहान है वो आपके इस भड़ोच से रिलेट करते हैं। दोस्तों, अब आज 725 के अंदर आपका जय भट्ट चतुर्थ का इस भाग में शासन होना जो है वो निश्चित है। और इस परिस्थिति में यह माना जा सकता है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में बड़ौच प्रांत में चाहमान थे, और ये प्रतिहारों के शासक थे। तो प्रतिहारों के शासक होने की वजह से जो है दोस्तों, इनके मूल स्थान कहां पे माना गया है? बड़ौच के अंदर, यानी गुजरात के अंदर माना। तीसरा और सबसे जो मूल है जिसके बारे में ये कहा जाता है, और अक्सर जो है आपकी शुरुआत जो है अधिकतर पुस्तकों में कहां से होती है? इनके मूल स्थान को लेके यहीं से होती है। वो दो जो आपको सिद्धांत मैंने बताए थे, वो दो सिद्धांत आपको बहुत सी पुस्तकों के अंदर आपको दिखाई नहीं देंगे, जिसमें चित्तौड़गढ़ की कुछ बातें की गई है कि उस वहां से भी हो सकते हैं। देन उसके बाद जो है वो आपके भड़ोच की भी बातें आती है, गुजरात जो है वहां से भी हो सकते हैं, लेकिन सीधा आपके ज्यादातर पुस्तकें जो है वो यहीं से शुरुआत करती है। अब ये मूल स्थान स्पाल दक्ष यानी चित्रपुर जो है, ये इसके बारे में बात की गई है। चित्रपुर जो है दोस्तों, या स्पाल दक्ष जो है वो एक झील का नाम था। और स्पाल दक्ष इसलिए कहा गया था कि यहाँ पे 16 लाख की आपकी जनसंख्या थी। 16 लाख की जनसंख्या होने के कारण उस स्थान को सपाल दक्ष कहा गया था। और ये जो है ये सबसे मूल सिद्धांत या मान्य सिद्धांत माना जाता है कि जो चौहान है उनका मूल स्थान जो था ये यही सपाल दक्ष था, या आपका छत्रपुर था। इसके विषय में दोस्तों पृथ्वीराज विजय काव्य जो आपका जयानक का है, कलप द्रुम कोश और लाडनू लेख लेख जो है उसमें चाहमानों के निवास के संबंध में जांगल देश, पाल दक्ष, छत्रपुर आदि स्थानों का विवरण मिलता है। यानी बीकानेर भी है, आपका नागौर भी है,
और ये आपका अहिच्छत्रपुर है। ये सब जो स्थान मिलते हैं इनका बारे में कहाँ पे मिलता है हमें, जयानक की पृथ्वीराज विजय और शब्द कल्प ध्रुव कोश और लाडनू के जो लेख है उसके अंदर ये चीजें मिलती है। अब साहब इसमें देखिए कि ये हमारा जो है वो क्या है, ये यहाँ पे इनका राज्य था, ये आपके राष्ट्रकूट वगैरह थे, ये जो है यहाँ पे पाल थे उस समय, ये आपके गुर्जर प्रतिहार है और यहाँ पे चाहमान, ये जो आपका इंद्रप्रस्थ है, कनौज है, ये बनारस, प्रयाग और चंदेल परमार जो है ये यहाँ पे आपके जो है चाहमान थे। तो अब इसमें हमने तीन बातें या तीन सिद्धांतों की उत्पत्ति के बारे में बात की थी, जिसमें हमने जाना था कि आपके जो चाहमान थे उन चाहमानों की उत्पत्ति जो है वो आपकी चित्तौड़ से हुई थी, या आपकी बड़ौद से हुई थी, या आपके सपाल दक्ष अहिच्छत्रपुर से हुई थी। अब देखिए दोस्तों कि मूल स्थान जो है सपाल दक्ष, इसके विषय में थोड़ी सी बातें और है, और ये चाहमान जो थे वो जांगल देश अर्थात बीकानेर, जयपुर और उत्तरी मारवाड़ के रहने वाले थे, और उनके राज्य का जो प्रमुख भाग था वो सपाल दक्ष यानी सांबर था। इनके सपाल दक्ष या सांबर जो है इसीलिए इसको शाकंभरी शाखा या सांबर के चौहान जो है वो कहा जाता है, और इनकी राजधानी जो थी वो क्या थी, अहिच्छत्रपुर थी। तो इनका राज्य तो क्या था आपका, सांबर या शाकंभरी था, जो इनकी राजधानी जो थी वो अहिच्छत्रपुर थी यानी नागौर के अंदर थी, और उस समय भौगोलिक अनुकूलन जो जांगल देश के विस्तृत भाग के, और सांबर जो थे नागौर यानी बीकानेर और नागौर वाला जो क्षेत्र था, और वहीं से इनकी उत्पत्ति जो साहब आके मानी जाती है। अब दोस्तों चौहानों का जो है अहिच्छत्रपुर के बाद सबसे प्रमुख जो स्थान था वो था, नगर जो था वो पूर्णतल था, और यहाँ से जो है आरपीएससी कई बार आपके क्वेश्चन पूछ सकती है या पूछा जा चुका है, वो है कि चौहान जो थे उनका मूल जो आपका प्रमुख जो स्थान था, जो इनकी राजधानी थी वो अहिच्छत्रपुर थी नागौर के अंदर, और इसके अलावा इनका एक महत्वपूर्ण जो स्थान था वो कौन सा था, तो वो साहब आपको याद रखना है, पूर्णतल था। अब इस सपाल दक्ष अहिच्छत्रपुर के बारे में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आता है या सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट आता है, जहां से बहुत बार जो है आरपीएससी आपका एग्जाम आपका क्वेश्चन पूछ चुकी है, वो आता है कि इस सिद्धांत को मानने वाले कौन सा इतिहासकार जो था जिसकी पुस्तक का नाम था अर्ली चौहान डायनेस्टी। तो ये पुस्तक जो है वो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखी थी, जिसमें ये बात मानी गई थी या इस सिद्धांत को माना गया था कि जो चौहान है उनके वास्तविक जो उत्पत्ति है वो आपकी कहां से हुई है, इसी सपाल दक्ष सांबर अहिच्छत्रपुर जो है वहीं वहां से हुई है। या ये पूछा जा सकता है कि अर्ली चौहान डायनेस्टी है, अर्ली चौहान यानी पहले के जो चौहान है उनकी उत्पत्ति जो है ये पुस्तक किसकी है, तो आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा की है। तो ये जो वाला जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब साहब देखिए कि चौहान जो है इसकी पहली शाखा हमारे पास में आती है, और इसकी पहली जो शाखा आती है वो कौन सी आती है साहब, शाकंभरी आती है। यानी इनकी पहली जो शाखा है साहब वो कौन सी आपकी, शाकंभरी, और सांबर के जो चौहान है वहीं से इनकी उत्पत्ति होती है। वो हमने पढ़ा था कि सपाल दक्ष या सांबर जो है वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। अब इनकी राजधानी जो होती है वही छत्रपुर नागौर के अंदर होती है, और इनका विस्तार जो है वो साहब वो आपके बीकानेर और नागौर के बीच का जो क्षेत्र है वहां पे होता है। तो अब आप जानेंगे कि सांबर और शाकंभरी के जो चौहान है जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के आपके, उनके विषय में हम बात करेंगे। तो उनके विषय में हम बात करते हैं। अब चौहानों की बात करें तो कई प्रकार की इनकी शाखाएं निकल के आती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट शाखा की बात करें तो वो यही है आपकी शाकंभरी के चौहान जो है वो है। नाडोल के चौहान हो गए, रणथंभौर के आपके चौहान हो गए, आपके जालोर के चौहान हो गए, सांचौर के आपके चौहान हो गए, सिरोही के हो गए, हड़ौती के जो बूंदी के हाड़ा है, और कोटा के हाड़ा चौहान है। ये जो इनकी प्रमुख शाखाएं मानी गई है, जिसमें हम सबसे पहली जो शाखा की बात करें तो ये आपकी शाकंभरी शाखा जो है वो आती है। अब देखिए शाकंभरी शाखा के विषय में बात करें तो इसमें बहुत सारे जो शासक आपके हुए हैं। अगर मैं टोटल शासकों की बात करूं, आपके लगभग कहा जाता है कि 34 इसके अंदर आपके शासक हुए थे, यानी 34 जो हुए थे, जो आपके चाहमान जो इनका आदि पुरुष माना जाता है। देन सबसे पहला जो इनका माना जाता है
वो वसुदेव माना जाता है, और उसके बाद से बहुत सारे जो शासक है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और लास्ट इनका शासक जो होता है वो हरि राजा होता है। तो इनके 34 शासक है, पहला आपका चाहमान और लास्ट आपका हरि राजा है। इनके बीच में जो है वो आपके 32 शासक और होते हैं, कुल मिला के इनके 34 शासक होते हैं। देखिए दोस्तों, शाकंभरी के शाखा के चौहानों की दोस्तों बात करें तो इनका सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो पहला कौन सा व्यक्ति होता है, वो होता है आपका चाहेमान। और उसी चाहेमान से उत्पत्ति किसकी हुई थी? सभी चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी गई है, चाहे कोई सी भी शाखा का हो आपका, क्योंकि सारी शाखाएं जो है वो किससे निकली थी? आपकी सांबर और शाकंभरी शाखा से ही बाद में जाके निकली थी। मूल जो शाखा थी वो क्या थी? सांबर शाकंभरी। और मूल शाखा का जो व्यक्ति था, मूल पुरुष, वो कौन था? आपका चाहेमान था। इस चाहेमान के बाद में जो मूल पुरुष या संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ये आपका आदि पुरुष इसको माना गया था, और चाहेमान जो है उसके विषय में जानकारी नहीं होती, इसलिए इसको मूल पुरुष के रूप में किसको संपादित करते हैं? सबसे पहले जिसके विषय में हमें जानकारी मिलती है वो होता है वासुदेव चौहान। अब ये वासुदेव चौहान है, इनके विषय में हमें कुछ बातें जाननी है, और वो बातें ये जाननी है दोस्तों कि चौहानों का ये सबसे आदि पुरुष जो है वो माना गया है। चौहानों का संस्थापक जो है वो किसको माना गया है? वासुदेव चौहान, या कई जगह जो है वसुदेव चौहान भी इसको लिखा रहता है। और ये जो है चौहान, इसने किस वंश की स्थापना की थी? तो इसने सांबर और शाकंभरी जो वंश था, उस वंश की स्थापना करने वाला जो था वो आपका कौन था? यही जो है चाहे जो आपका वसुदेव या वासुदेव चौहान था। इस वासुदेव चौहान के विषय में ये कहा गया है बिजोलिया शिलालेख में कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। यानी बिजोलिया शिलालेख की बात हमने पहले भी की थी। वो किस मत का प्रतिपादन करता है? वो कहता है कि वासुदेव जो था वो आपका ब्राह्मण था, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था, क्योंकि वो कहता है कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मण से हुई। वसुदेव चौहान जो था, इसने सांबर के अंदर झील का निर्माण करवाया था, जिसको आजकल हम सांबर झील के नाम से जानते हैं। सांबर लेक जो है उसका निर्माता था। इस चौहानों की कुल देवी की दोस्तों बात करें तो चौहानों की कुल देवी जो है वो आपकी क्या है? शाकंभरी माता है। शाकंभरी माता, शाकंभरी चौहानों की या सांबर के जो चौहान थे उसकी कुल देवी कौन सी है? शाकंभरी माता है। ये आपकी शाकंभरी माता है। इसके कुल देवता की बात करें तो दोस्तों हर्षनाथ है, और हर्षनाथ जो है, हर्षनाथ का पहाड़ आपने सुना होगा, वो कहाँ पे? सीकर राजस्थान के अंदर। अब दोस्तों चौहानों के विषय में बात करें तो सुरजन चरित महाकाव्य के अनुसार वासुदेव ने सैनिक सत्ता स्थापन करने से पूर्व हुणों के विरुद्ध युद्ध किया था। यानी इसके विषय में दो तीन महत्वपूर्ण बातें, एक तो ये संस्थापक था, दूसरा इसने क्या किया था, दूसरा इसने सांबर झील का निर्माण करवाया था, तीसरा इसने आपके हुणों के साथ में युद्ध किया था, और उस समय विदेशी जो हुण थे उनको आपका पराजय किया, और वहां पे चौहान जो डायनेस्टी थी या शाकंभरी जो शाखा थी उसकी स्थापना की थी। तो ये वसुदेव या वासुदेव जो है दोस्तों, इसके विषय में आपको बस इतनी सी जानकारी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों इसके बाद तीसरा आता है, यानी पहला हमारा चाहमान था, दूसरा हमारा वासुदेव था, तीसरा आता है सामंत राज। सामंत राज के साथ बारे में बात ये कही जाती है, इसको मणिक देव के नाम से भी जाना जाता था। यानी सामंत राज जो था, इसका दूसरा नाम क्या था? आपका मणिक देव था। और इसके विषय में डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि 725 ईसा पूर्व लगभग और से लेके 668 ईसा पूर्व तक का इसका कालक्रम था। और दूसरी ओर इतिहासकार आरबी सिंह ने सामंत शासनकाल को, इसकी जो अवधि है वो 684 से 709 के बीच में मानी है। और मणिक राज्य मणिक राय है, यानी मणिक देव या मणिक राय, जो किसको कहा जाता था? सामंत राज को। और कहा जाता था शाकंभरी के 7वीं शताब्दी के शासक जो सामंत राज के रूप में हुई थी। और इस समय जो है इनकी महत्वपूर्ण बातें के संबंध में एक ही है, वो ये है कि इसके समय सांबर जो झील जिसका निर्माण आपका वासुदेव या वसुदेव ने करवाया था, उस झील में नमक का निर्माण जो किसके टाइम में किया गया था? सामंत के टाइम में किया गया था। यानी नमक जो है उसको व्यापारिक उत्पादन उसका चालू किया गया था, वो सामंत राज के टाइम में किया गया था। तो एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों की बात करें चौथे नंबर की, तो चौथा नंबर जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है आपका, और वो आता है नरदेव। यानी मैं चौहानों की बात करूं, शाकंभरी की चौहानों की, तो वो साहब कौन आता है आपका? वो साहब आपका नरदेव आता है। और नरदेव के विषय में कुछ बातें जो है वो हम जान लेते हैं।
नरदेव जो है उसके विषय में कोई विशेष बातें हमें नहीं मिलती है। और देन 5वें नंबर पे आता है आपका अजय राज। अजय राज के विजय विषय में दोस्तों एक कन्फ्यूजन जो है वो ये होता है कि अजय राज जो है वो कहा जाता है कि 551 ईस्वी में इसने अजमेर की स्थापना की थी। जो आधुनिक अजमेर जो शहर है उसकी स्थापना इस अजय राज ने की थी। लेकिन बाद में जाके आप देखोगे कि कुछ जो इतिहासकार है वो ये मान के चलते हैं कि साहब आपकी जो अजय राज है इसने सॉरी आपकी इसने जो है स्थापना की थी 721 से 734 के बीच में इसने अजय राज ने अजमेर की स्थापना की थी। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है ये मानते हैं कि जो अजमेर की जो स्थापना है अजमेर की जो स्थापना है वो आपके 1113 ईस्वी में अजय राज जो था उस अजय राज ने की थी। यानी अजय राज प्रथम और अजय राज द्वितीय जो है वो दो शासक हुए थे, इसीलिए अजमेर की स्थापना को लेके आपका कंफ्यूजन होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी पॉइंट है या जिसको मान सकते हैं सबसे ज्यादा प्रभावशाली, वो ये माना जाता है कि अजय पाल जो अजय राज जो सेकंड था उसके टाइम में आपकी अजमेर की स्थापना हुई थी, जिसका टाइम 1113 था। अब देखिए दोस्तों, अजय राज प्रथम जो है वो नरदेव के बाद में आपका शासक बनता है। और इस अजय राज के विषय में ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज विजय जो है उसमें ये बात कही है पृथ्वीराज विजय में। और पृथ्वीराज विजय क्या बताता है कि ये जयानक का ये बताता है जयानक कि आपका महान योद्धा था। और ये कहा जाता है कि इसने अजमेरू यानी आधुनिक अजमेर की स्थापना की थी। ये भी सिद्धांत इसके बारे में आता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि अजमेरू का जो किला था और तारागढ़ का दुर्ग था इसको बनाने वाला यही था। हालांकि ये रिसर्च का विषय है, अभी इसके विषय में जो अजय राज सेकंड और प्रथम और सेकंड जो है उनको लेके कुछ रिसर्च आपका चल रहा है इतिहासकारों के बीच में। जो वो पूर्ण होगा तभी हम मान सकते हैं कि प्रथम ने की थी या सेकंड ने की थी। अब इस पृथ्वीराज विजय में अजमेर की स्थापना जो है और अपने वंश अजय राज सेकंड जो है उसमें 12वीं शताब्दी को दिया गया। अब इतिहासकार आरबी सिंह कहते हैं, आरबी सिंह जो है वो दोस्तों ये मान के चलते हैं कि इस अजय राज प्रथम ने ही आपकी अजमेर जो है उसकी स्थापना की थी। अब इतिहासकार भी यहाँ पे दो मत है उनके। एक मत कहता है कि अजय राज प्रथम ने की थी जिसमें आपका आरबी सिंह, और दूसरा जो डॉक्टर दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है वो ये कहते हैं कि साहब आपका जो अजमेर की स्थापना है वो अजमेर की स्थापना आपके अजय राज सेकंड ने की थी, अजय राज प्रथम ने नहीं। और अजय राज सेकंड जो है वो 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर की स्थापना करता है। अब अजय राज के संबंध में हमने बात कर ली थी, कोई बहुत महत्वपूर्ण उसके विषय में बातें नहीं थी, केवल अजमेर अजमेरू जो था जिसको बाद में आप अजमेर के नाम से जानते हैं, और तारागढ़ जो दुर्ग है उसके निर्माण की बातें की गई थी, लेकिन वो भी अभी शोध का विषय है। इसके बाद अजय राज प्रथम के बाद में विग्रह राज आता है। विग्रह राज प्रथम ये चौहान के शाखा के भारतीय राजा थे और भारत के अलावा राजस्थान के कुछ हिस्सों पे इन्होंने शासन किया था। उन्हें विग्रहण हड़प जो है विग्रह हड़प जो है इसके नाम से जाना जाता था। और ये अपने पिता अजयराज प्रथम के बाद में बने थे। पृथ्वीराज विजय के अनुसार सैनिक विद्रोह जो है इससे इन्होंने आपका क्या किया था, राज्य प्राप्त किया था। और पृथ्वीराज के अनुसार चंद्र राज और गोपेंद्र राज नाम के दो इनके पुत्र थे। और इनके बाद जो है विग्रह राज के बाद में गोपेंद्र राज जो है वो आपका शासक बनते हैं। अब साहब गोपेंद्र राज जो है वो क्या थे कि वो भी एक भारतीय राजा थे, और कहा जाता है कि उत्तरी जो पश्चिमी आपकी वर्तमान राजस्थान के कुछ हिस्सों पे इन्होंने शासन किया था। इनको गोपेंद्र का के नाम से भी जाना जाता था। और मुसलमानों से लड़ने वाला जो पहला चौहान शासक था वो कौन था दोस्तों, आपका गोपेंद्र राज था। तो इनके विषय में जो है वो एक महत्वपूर्ण बात की है कि जो चौहानों के अंदर या शाकंभरी चौहानों के अंदर सबसे पहले मुसलमानों से लड़ाई करने वाला जो था वो आपका कौन था, तो वो जो था वो आपका गोपेंद्र राज था। इनके विषय में प्रबंध कोश में कहा गया कि गोपेंद्र राज ने एक युद्ध करके सुल्तान बेग वरीसा को हराया था। और इतिहासकार आरबी सिंह कहते हैं कि बेग वरीसा जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के अधीनस्थ रहा था या उसका सामंत था। तो एक तरीके से मोहम्मद बिन कासिम को हराने वाला व्यक्ति जो है वो कौन था, गोपेंद्र राज था। बड़ुआ की पुस्तक में महमूद गंगादेव अर्थात गोपेंद्र राज का युद्ध हुआ था, और जिसमें कहा गया है कि इसके 43 पुत्र मारे गए थे। यानी महमूद गजनी के साथ में भी इनका युद्ध जो है आपका जो महमूद है इसके साथ में युद्ध होता है। गजनी तो बाद में आता है, महमूद जो है उसके साथ में आपका युद्ध होता है। और कहा जाता है कि इस मुसलमान के साथ के युद्ध में इसके 43 जो है आपके पुत्र मारे गए थे। इनके अरबों के साथ में मुसलमानों के साथ में आपके युद्ध होते हैं। और गोपेंद्र राज के बाद में उसका भतीजा जो होता है
दुर्लभ राज ये आपका संभालता है। कहा जाता है कि सबसे पहले जो है वो आपका गोपेंद्र राज जो है वही लड़ता है। तो इसके विषय में एक महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है कि मुसलमानों के विरुद्ध सबसे पहले लड़ने वाला जो चौहान शासक था वो आपका गोपेंद्र राज था। नेक्स्ट देखिए साहब, दुर्बल राज जिसे दुल्ला राय भी कहा जाता है। तो एक चीज तो इसके विषय में दुर्बल राज या दुल्ला राय है, इसको गोविंद प्रथम के लड़के दुर्लभ राज जो है इसको वत्सराय प्रतिहार का सहयोग रहते हुए दो मध्य प्रदेश और आपके पालों का वंश जो है गोड़ देश इस पे अधिकार करता है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार दुर्बल राज फर्स्ट जो है इसने अपनी तलवार को गंगा और समुद्र के संगम गंगा सागर में स्नान कराया, यानी गोड़ जो था उसको हराया। और गोड़ जो है वो कहाँ पे थे, बंगाल के अंदर थे। इन बंगाल के शासकों को साहब कौन हराता है, ये हराता है आपका सबसे पहले। तो एक तो इसके विषय में ये बात है। दूसरी इसने कहा था कि मुसलमानों का सर्वप्रथम जो आक्रमण है वो इसके समय में हुआ था। और वो कहाँ पे हुआ था, अजमेर के अंदर सबसे पहले आक्रमण जो है उनके समय में मुसलमानों ने किया था, दुर्बल राज के समय। हालांकि इसके पहले जो है वो गोविंद राज के टाइम में हुआ था। और कहा जाता है कि 724 से 726 के बीच में जो आपका युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो है अजमेर पे ही आक्रमण इसके टाइम पीरियड में हुआ था। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका गोविंद राजा प्रथम या ग्वाका प्रथम के नाम से। और इनके विषय में थोड़ी थोड़ी बातें हमें करनी है, क्योंकि ये क्या है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़ा थोड़ा, जैसे एक ने झील का निर्माण कराया, दूसरे ने जो है वो आपका अभी तक जो शासकों में पढ़ा था उसमें हमने, और दूसरा जो शासक आता है उसने क्या किया था, वो आपका व्यापारिक नमक का उत्पादन किया था। फिर अरबों का आक्रमण होता है एक के टाइम में, दूसरे के टाइम में जो है अजमेर पर सबसे पहले अरबों का आक्रमण होता है। अब ये भी है वो प्रतिहार नागभट्ट का आपका सामंत था। और कहा जाता है कि नागा लोग जो सेकंड है इसकी राज्यसभा में ये गुवक वीर जो है इसको वीर की उपाधि दी गई थी। हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण जो है वो इसके समय में होता है। हर्षनाथ भगवान जो है वो शिव भैरव का अवतार थे। और हर्षनाथ जो है वो किसके देवता थे, लोक देवता या इनके कह सकते वंश के जो देवता थे वो किसके थे, आपके इन चौहानों के वंश के देवता थे। लोक देवी जो है या कह सकते हैं इनके वंश की जो देवी है वो कौन सी माता है, आप बताइए कमेंट करके कि इनके वंश की जो देवी है, कुल देवी जो है वो कौन सी माता है। तो जीण माता जो है इनकी मानी जाती है, शाकंभरी माता जो है वो मानी जाती है। नेक्स्ट है चंद्रराज सेकंड, गुवक सेकंड और चंदनपाल, ये तीनों जो है वो आते हैं। गुवक प्रथम का उत्तराधिकारी चंद्रपाल द्वितीय और उसका उत्तराधिकारी गुवक द्वितीय आता है। तो ये कुछ बातें जो है वो आपको बताइए। इसके बाद दोस्तों भोजराज जो है वो भोजराज से अपनी बहन का विवाह जो है गुवक कर देता है। और चंद्रराज जो है उसके विषय में कोई महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो इन शासकों के विषय में नहीं मिलती है। तो हम आगे वाले शासक को देख लेते हैं। वाकपति राज प्रथम जो है, यानी इसका शासनकाल 917 से लेके 944 तक होता है। और वाकपति राज प्रथम जो है इसको बप्पर रियाज के नाम से जानते हैं। शाकंभरी चौहान से संबंधित एक भारतीय राजा थे। उन्होंने सपाल दक्ष देश पे शासन किया और उत्तरी पश्चिम भारत में वर्तमान में राजस्थान के कुछ हिस्सों है जो। और यही प्रथम वाकपति प्रथम ही था जिसने ये कहा था कि मैं गुर्जर प्रतिहार जो है उसके शासन को उखाड़ फेंकूंगा। यानी गुर्जर प्रतिहारों से विरोध करने वाला जो आपका प्रथम शासक था ये आपका यही वाकपति राज जो था वो था। इसमें हर्षनाथ का जो लेख है दोस्तों, इसमें इसको महाराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और पृथ्वीराज विजय जो है जयानक की, इसमें कहा गया था कि जो आपका वाकपति राज है ये लगभग 188 सैन्य जीत इसने हासिल की थी। तो ऐसा 188 सैन्य जीत हासिल करने वाला जो था वो चौहानों का कौन सा शासक था, वो वाकपति राज प्रथम जो है वो यही था। और इसके विषय में जानकारी देने वाला जो ग्रंथ है वो कौन सा है, जयानक का पृथ्वीराज विजय है। वाकपति राज के विषय में कहा जाता है कटक का किला तोड़ा, पारिंद से युद्ध किया, शाकंभरी तक अपने शासन को बढ़ाया था। और चंदेल शासक सीख सेकंड के साथ वैवाहिक संबंध किए थे। और वाकपति के बाद में इनके 3 पुत्र होते, सिंह राज, लक्ष्मण और वत्सराज। तो 188 युद्धों वाला जो शासक है वो आपका वाकपति राज को माना है। सिंहराज जो है दोस्तों वो परिवार के पहले शासक है जिन्होंने आपका महाराजाधिराज का उपाधि, यानी राजाओं के महान राजा की उपाधि जो है वो धारण की थी। और ये कहा जाता है कि वो अपने पूर्वजों के अधिपति यानी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत कौन थे दोस्तों, पहले चौहान थे।
और वो चौहान जो है पहली बार आपके स्वतंत्र किसके टाइम में होते हैं, इसी सिंह राज के टाइम में होते हैं। हमीर महाकाव्य में कहा गया है कि गुजरात, लता और कर्नाटक चोल और अंग के राजाओं को हराया। पृथ्वीराज विजय से पता चलता है कि अपने पिता की तरह सिंह राजा एक कट्टर सेव थे। उन्होंने पुष्कर में शिव को समर्पित करके बड़े मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने हर्षदेव मंदिर का निर्माण कराया। इसके रख रखाव के लिए इन्होंने 4 गांव दिए थे। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि हर्षनाथ मंदिर के रख रखाव के लिए 4 गांव जो सिंह राज देते हैं उनका नाम क्या है। पहले का नाम है सिंह गोष्ठ, त्रिकाल काका, ईशान कूप और कसपली का। ये सब जो बातें हैं दोस्तों ये कहा गया। और किसरिया शिलालेख जो था उसमें इस सिंहराज के विषय में ये बात कही जाती है कि ये सिंहराज जो थे साहब ये आपके बड़े तर्क के ज्ञाता थे। तर्क जो थे उस तर्क शास्त्र के ये ज्ञाता थे। अब जो हमने बात की थी अभी तक दोस्तों, वहां तक हमने जाना था कि जो शाकंभरी के या सांबर के जो चौहान थे वो सब किसके अधीन काम कर रहे थे, आपके गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में काम कर रहे। अब जो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे उससे आगे वाले जितने भी शासक होंगे वो क्या होंगे, स्वतंत्र शासक के रूप में आपका काम करेंगे। और अभी तक जो गुर्जर प्रतिहारों के आपके सामंत के रूप में काम कर रहे थे साहब वो सब जो है वो क्या हो गए, अब स्वतंत्र हो गए। अब जो शासक आएंगे वो आपके इंपोर्टेंट शासक आएंगे शाकंबर या शाकंबरी के, सांबर के, जिनके विषय में हमें जानना है और जहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन जवाब आने की पूरी पूरी संभावना इससे आगे वाले जो शासक आएंगे उसमें मिलेगी। तो आई होप ये लेक्चर जो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।